नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं फास्ट में और ये जो नेशनल यूनिवर्सिटी है बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही काबिल स्टूडेंट जो कि ज़्यादातर आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको वेलकम कहते हैं जी। और आप सब काबिल स्टूडेंट्स हैं, ओके, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जीटीवी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आता है और एक कैश काउ इनिशिएटिव जो है वो आपके सामने आएगा। ये शो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस शो के अंदर डिफरेंट स्टार्टअप्स आ रहे होंगे, नए ख्यालात आ रहे होंगे और उसमें सपोर्ट दी जा रही होगी। वो कैसी सपोर्ट होगी ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा फोकस है कैश काउ के हवाले से और ये पाकिस्तान की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट संग मील साबित होगा क्योंकि हमें एक सपोर्ट चाहिए होती है, खासतौर पर नौजवानों को सपोर्ट चाहिए होती है, वो कहीं से नहीं मिल रही होती। तो इस शो के ज़रिए नए स्टार्टअप्स को, नए आइडियाज़ को सपोर्ट मिलेगी। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद साद साहब जो कि हेड हैं फास्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी कराची। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब फैज़ान लगारी साहब जो कि को फाउंडर हैं स्टार्टअप सिंडिकेट के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपके साथ मौजूद है जनाब बकर जाफरी साहब जो कि को फाउंडर हैं कैश काउ के। और बकर आपसे ही हम स्टार्ट करेंगे, क्या है आइडिया, क्या है ज़रा फरमाएं। आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग बाय द वे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि पाकिस्तान में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई जा रही है यंग जनरेशन के लिए, आप सब यंग जनरेशन से हैं, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपको स्केल करना है तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और वहाँ जाके जॉब कर लें, या फिर पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल पाथ लें। पिछले 7-8 साल में हमने देखा कि हर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर बने, लेकिन मसला सॉल्व नहीं हुआ उससे। मसला दरअसल ये है कि अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स को 3 बुनियादी चीज़ें चाहिए। एक तो उन्हें अच्छे एडवाइज़र्स चाहिए जो टीचर्स की सूरत में, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की सूरत में मिलते हैं। दूसरा, उनको चाहिए कस्टमर्स जो उनके पहले कैश फ्लो को लाने में मददगार साबित हों। तीसरा, वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट जो उनको पहले एक्सपेरिमेंट करने में मदद दे। इन तीनों चीज़ों का मिलाप आपको एक शो में, कैश काउ शो की सूरत में मिलने जा रहा है। वो दैट्स कुछ है, अमेजिंग आइडिया है। तो और बताएं फैज़ान साहब, आप फरमाएं क्या आइडिया, क्या है ख़ास ये कैश काउ। देखें, जैसे अभी बाकर बता रहे थे तो मेरी कंपनी स्टार्टअप सिंडिकेट, हम लोग भी बिल्कुल सीड स्टेज का स्टार्टअप कहते हैं। जो बीज बोना होता है ना, लिटरली वही हम उसी स्टेज पे काम करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आकर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को कस्टमर्स की, जैसे उन्होंने बताया, और एक गाइडेंस की। वो गाइडेंस और एडवाइजरी की सूरत में लोगों को चाहिए होती है ना। कैश काउ शो में ये डिफरेंट एक चीज़ है। काफ़ी और शो ऐसे होते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई आके इन्वेस्टर बोलता है कि जी आएँ, आइडिया अपना पिच करें, अगर आपको वो आइडिया अच्छा लग रहा है तो हम आपको जी पैसे दे देंगे, लेकिन अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। तो इसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट है वो एडवाइजरी की सूरत में है कि जी अगर अभी आप रेडी नहीं हैं उस चीज़ के लिए तो क्या चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाए। अच्छा बाकर, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन की बात होती है ना स्टार्टअप्स के लिए, वो फाइनेंशियली होती है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि यूजुअली यूनिवर्सिटी से जब बच्चे निकलते हैं तो वो समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, ये पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ और ये मैं ही करके दिखाऊंगा। जो पैसा लगा रहा होता है ख़ासतौर पर लोकल सेट या लोकल कारोबारी तबके के, वो देखते हैं कि हमने चूँकि पहले करोड़ों रुपए बनाए हैं और ये एक आइडिया है तो इसकी पहले एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए। बगैर एक्सपेरिमेंटेशन के जो भी आप पिच करेंगे प्रेजेंटेशन बना के या एक्सेल को उल्टा प्रेजेंट करके करेंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उससे होता क्या है कि स्टार्टअप्स मायूस होते हैं, फंडिंग भी नहीं मिल पाती और ना उनके कोई कस्टमर बन पाते हैं। तो थोड़ा सा हम ग्राउंडेड हो जाते हैं कि अगर पाकिस्तान में अर्ली स्टेज कंपनीज को ग्रो करना है तो उन्हें ये देखना होगा कि सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो दुनिया भर में स्टार्टअप्स स्केल हुए, $1 बिलियन कंपनीज बने, वो पैसे से नहीं बने, वो अर्ली कस्टमर्स और ट्रैक्शन से बने हैं। तो पाकिस्तानियों को जब ये समझ लें कि भाई अर्ली कस्टमर ट्रैक्शन पे फोकस करें तो ही आप जो है वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर प्रोफेसर साहब एंड फैज़ान वुड एग्री टू दैट। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ, फरमाएं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आपके हैं वो मसद उनको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही होती है, कोई चीज़ अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपसे आके क्या कहते हैं कि हमारी किस तौर पे हेल्प की जाए। सबसे पहला हमारे स्टूडेंट के साथ चैलेंज है वो है आइडिया जनरेशन का। अच्छा, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि हमें एक एंटरप्रेन्योरल बिज़नेस में और एक लोकल बिज़नेस के मॉडिफाइड वर्जन के अंदर डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैक जो है वो स्टूडेंट कर रहे होते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि अच्छा आइडिया हमने जनरेट कर लिया है, अब इसको प्रैक्टिकली लॉन्च कैसे करना है।
प्रैक्टिकल लॉन्च करने से पहले सबसे पहले आपको ज़रूरी है ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि मार्केट चाहती क्या है, मार्केट की डिमांड है क्या, मार्केट में इस पर्टिकुलर आइडिया को जो आप लेकर जा रहे हो उसकी नीड भी मौजूद है। जब तक आप नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिजनेस को आप मार्केट के अंदर अगर लॉन्च करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो आपका आइडिया वहाँ पर क्लिक कर जाए। क्यों? या तो ऑलरेडी उसकी जो है वो उससे रिलेटेड बिजनेसेस मौजूद हैं जो उस नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं और उसमें मज़ीद गुंजाइश है नहीं, या ये कि वो नीड अभी उस तरह से डिवेलप ही नहीं हुई। फिर थर्ड ये होता है कि अगर आप नीड डेवलप करने में सक्सेसफुल हो भी गए हैं तो अब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो अगेन घूम फिर के एट द एंड ऑफ द डे मैं आप वाली बात से एग्री करूँगा कि स्टूडेंट फाइनेंस पे आके स्टक हो जाता है। ठीक है, फाइनेंस एक चैलेंज है, फाइनेंस एक बेसिक चैलेंज और भी रहता है ना कि आपने एजुकेशन हासिल की है लेकिन आपने अगर कभी लाइफ में कारोबार नहीं किया है, आपको एक एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि इतना आसान है कारोबार करना? या आप पहले जो है किसी वो लोग जिन्होंने कारोबार किया है, अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो उस कंपनी में आप एक जॉब करके देखें, कुछ अरसा आपको एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का पता चले या कारोबार का पता चले, चाहे कॉर्पोरेट ना हो भाई, दुकान ही हो कोई छोटी मोटी, लेकिन कुछ अरसे पहले जॉब देन बिजनेस। देखें, इसके लिए ना एक बड़ी फेमस एक कोट है, वो कहते हैं कि अगर आपको तैरना सीखना है ना तो आपको समंदर में उतरना पड़ेगा, ठीक है, पानी में उतरना पड़ेगा। तो अगर आपने बिज़नेस करना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा रियल वर्ल्ड के अंदर बिज़नेस होता कैसे है। हम अगर यहाँ पे क्लासरूम के एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के किताबी बातें हम कर भी लेंगे ना, हम बैठ के आपको 10, 12, 15, 20 स्ट्रेटजी समझा भी देंगे, तो जब आप मार्केट में रियल वर्ल्ड में एंटर होंगे तो वो कहानी कहीं और से स्टार्ट हो रही होती है। तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली आपको दो तरीके हो सकते हैं, आप वाली बात है, या तो आप अपने जो रिलेटेड फील्ड है या जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस एरिया के अंदर जो एमर्जिंग बिजनेसेस हैं, या तो अपने आप को उनके साथ एफिलिएट करने की कोशिश करें, उनके प्रोसेसेस को समझें, या फिर यह है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा मौजूद है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप कहेंगे जी ठीक है मैं वो पैसा उठाता हूँ, पैसा उठा के मैं मार्केट के अंदर एंटर होता हूँ। क्योंकि एट दिस वेरी पॉइंट जहाँ पे आप बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह बिल्कुल रॉ प्रोडक्ट और आप मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है कि कोई और आप पे ट्रस्ट करके पैसा लगाए। ठीक है जी, फैजान साहब आपकी क्या राय है? तो पहले जो आपकी बात थी कि कहीं और नौकरी करके फिर करना चाहिए, तो देखें अगरचे आपके अंदर डिसिप्लिन है ना, जो कि बहुत मुश्किल होता है, मुझ में भी बड़ी मुश्किलों से आता है। इफ़ यू हैव दैट डिसिप्लिन देन सो बिस्मिल्लाह अभी से शुरू कर दें। अदरवाइज़ येस, कहीं पे जाएं, इंटर्नशिप्स करें, नौकरी करें, वो डिसिप्लिन आपको जब मिल जाता है ना तब उसके बाद अपना काम शुरू करें। क्योंकि लोगों के जहन में क्या होता है कि जी मैं नौकरी करूँगा तो 9 to 5 नौकरी करनी है, किसी और को मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपना बिजनेस करके आई विल बिकम माई ओन बॉस। अपना जब बॉस बनते हैं 9 to 5 नहीं होता, फिर 9 to 5 होता है, फिर 5 to 9 होता है, एंड सो ऑन एंड सो फिर फॉर। तो सोते हुए ख्वाब में भी वही नजर आ रहा होता है फिर तो 24 आवर होता है जी। तो यानी मुझे किसी ने कहा था जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था कि जी आपके पहले ज़िंदगी के 2 साल जो है ना अजाब होने वाले हैं, आपको नींद नहीं आएगी, पैसे नहीं होंगे, दोस्त गालियाँ देंगे। मैंने कहा फिर क्या होता है? मैंने कहा फिर आदत पड़ जाती है। तो मसले की बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा अपने काम में नॉन स्टॉप आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ता है। तो हम मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट सामने मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं ना कि भैया पहले तो ज़रा हाथ खड़ा करके बताएंगे कितने लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और कितने जॉब में। तो पहले बिजनेस वाले बताएं कि जनाब हम कोई स्टार्टअप या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और देन जॉब्स में जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं, और बाकी लोग सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे हैं जो बिजनेस 25% जॉब में इंटरेस्टेड है और 25% बिजनेस में, बाकी 50% जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब वो कंफ्यूज है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर ये इंटरेस्टेड हैं कुछ नए अपने स्टार्टअप्स में, तो स्टार्टअप्स क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनसे जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पास। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान की हाल खिदमत है। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के हवाले से, और जीटीपी शो कैश काउ के हवाले से बात हो रही है, उसमें कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा जो स्टार्टअप्स आएंगे। जी फरमाइए, क्या सवाल है, क्या ख्याल है? मेरा जो सवाल है वो ये कि देयर आर मैनी फेस के बच्चे को आइडिया पता है, देयर इज़ अ ग्रेट मार्केट उसकी, बट R&D प्रोसेस के लिए उसे फाइनेंशियल नीड है। अब एज अ स्टूडेंट दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस और उन्हें कुछ नहीं पता कि भाई R&D में उनके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट कि यार कितना लगेगा, बिकॉज R&D में कभी करोड़ों भी लग जाते हैं, कभी सस्ते भी हो जाते हैं। जिस तरह अमेरिका ने अगर रॉकेट बनाया था तो दे स्पेंड बिलियंस, एंड उसी केस में जब इंडिया ने वही रॉकेट बनाया तो
दे लाइक चीप कॉस्ट में उन्होंने वही रॉकेट बल्कि अच्छी क्वालिटी बेहतर क्वालिटी का बिल्ड कर दिया था। पहला तो मेन मसला ये आता है, और इस फेस में ये भी होता है कि सामने वाले और स्टूडेंट का जो है इसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस भी वीक हो रहा होता है कि उसे नहीं पता होता है R&D में उसके पास फाइनेंशियल क्या होगा। फिर जब वो पिच करने कहीं जाता है वो फेस करता है कि सामने वाले के सामने ये वो शोकेस हो रहा था कि यार ही डोंट हैव या ही और शी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, या फिर आइडिया में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब उस चीज़ को कैसे कवर किया जाए एज अ स्टूडेंट? जी जी प्लीज़ जी बता। अब हमारे पास ना बहाने ख़त्म हो गए। गूगल इज़ देयर, चैट GPT इज़ देयर, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ मॉडल फॉर AI अवेलेबल। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं या आप सीख नहीं सकते। सिर्फ चीज़ क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसीलिए आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएं, लोगों से बातचीतें करें, ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको आप वो चीज़ बाद में बेच सकते हैं, उनसे बात करें। खाला फुप्पो के पास नहीं जाएं, दोस्तों के पास मत जाएं। खाला बोलेंगे बेटा तूने अमेजिंग चीज़ बना दी है, लेकिन वो कभी ख़रीदेंगे नहीं। दोस्त बोलेंगे तू बना, अभी पैसे देते हैं, कभी पैसे आएंगे नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल कस्टमर्स के पास आपने जाना है, उनसे गपशप मारनी है। दैट इज़ वॉट विल हेल्प यू गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू रिक्वायर। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर इट, डोंट सर्च फॉर इट, सिंपल इज़ दैट। जी बाकर आप क्या कहना चाहिए? जी आई थिंक देखिए बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स किसी एक कॉन्सेप्ट पे R&D कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है उसमें बहुत पैसा चाहिए। एक टर्म होती है स्टार्टअप फाउंडर मिक्स। ऑलराइट, अगर आप राइट मैचिंग है एज अ फाउंडर स्टार्टअप के साथ, तो उसकी अलामत ये है कि आप उसकी आगे वाली स्टेजेस को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अकेली हैं और आपने कोई ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करनी है जिसमें आपको नहीं पता कितनी फंडिंग चाहिए, तो आप तोड़ दें अपने एक्सपेरिमेंट्स को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में और पहले एक्सपेरिमेंट का बेंचमार्क बनाएं और अपने साथ किसी ऐसे एडवाइज़र को ऑन बोर्ड करें, ऐसे टीचर को ऑन बोर्ड करें जो आपके साथ मिलकर वो फंडिंग अनलॉक करे। सो द होल कॉन्सेप्ट इस शो का यही है कि आप अर्ली स्टेज में जाए, जितना पैसा, समटाइम मसला ये होता है रिजवान भाई, मुझे 3 करोड़ चाहिए और भाई आपको 5 लाख रुपए से एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, और कहानी असल में बड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हम बोलते हैं हमें 3 करोड़ चाहिए। सो जब तक आपके साथ रिक्वायर्ड आपके एसोसिएट्स, को फाउंडर्स या एडवाइजर्स नहीं मिलते, तो आप कैश आउटले को एग्जैक्टली पॉइंट नहीं कर सकते। तो पहले तो इस अनसर्टेनिटी से निकल जाएं कि पैसा अवेलेबल नहीं है। पैसा अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है उस पर बात करते हैं। जो अवेलेबल नहीं है वो ये है कि ऐसा फाउंडर जो कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके अपनी स्केलिंग का पाथ डिफाइन कर सके, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और R&D के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक चीज़ होती है इनोवेशन, एक क्रिएटिविटी, कि जो पहले हो चुका है, ठीक है, उसी के अंदर से उन 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप नई क्रिएटिव निकालते हैं, और एक चीज़ होती है कि बिल्कुल ही कोई चीज़ नई इनोवेट कर रहे हैं। तो दुनिया अगर हमसे 50 साल आगे, 100 साल आगे, तो वो बहुत सारे काम हमारे कर चुके हैं जिन्हें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। वो सीख के हम कुछ उससे बेहतर या उस जैसा जो पाकिस्तान में नहीं हुआ है या ग्लोबल वर्ल्ड में नहीं हुआ है, वो कुछ हम नया कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, बाकर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा था कि आप बच्चे से ज़्यादा, बच्चे के आइडिया ज़्यादा बच्चे को जज करते हैं कि वो अपना आइडिया बैक कर सकते हैं या नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप बच्चे में ऐसा क्या देखते हैं कि आपको यकीन होता है कि वो आइडिया बैक कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहले देखते हैं एटीट्यूड। अच्छा बच्चा जो है ना, वो एटीट्यूड शो करता है काम करने का, और छोटी छोटी गलतियों से सीखने का एटीट्यूड शो करता है। उसके अंदर अना और ईगो जीरो होती है। सो अगर आपको धंधा या बिजनेस करना है रिजवान भाई, अना आपके अंदर से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लेट्स से एरिक रीज लीन स्टार्टअप $1 बिलियन कंपनीज बनाने के बाद वो आपको किताब लिखता है और आपको ये कहता है कि भाई $150-200 के एक्सपेरिमेंट करो, बिल्कुल उल्टी फ्लिप। ठीक, यहाँ हम जब बिजनेस करते हैं तो हम बोलते हैं 4 करोड़ करो, वो बोलते हैं एटीट्यूड लाओ छोटे छोटे। जैसे अगर मैं आप मेरे साथ कोई आइडिया डिस्कस करें और मैं आपको बोलूं क्या इसको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में तोड़ सकते हो, इसके इनिशियल थीसिस को वैलिडेट करने के लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोले नहीं ये होगा ही 4 करोड़ से सर, ये ऐसे हो ही नहीं सकता, तो दिस इज द प्रॉब्लम इन द एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी एज टू हाउ यू कैन स्केल अ बिजनेस छोटे से। तो ये टीचर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैनेजमेंट को, क्योंकि आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन ये एक एटीट्यूड का गेम है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम ऑफ एटीट्यूड। और चीजें ऑर्गेनिक हो तो अच्छी लगती हैं Absolutely. कि ऑटोमेटिकली, जैसे एक पौधा होता है वो पहले एक बीज होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर जो है दरख्त बनता है। तो अगर आपका स्टार्टअप भी कुछ इसी तरह होगा तो वो बड़ा मजबूत होगा और वो बड़ा आंधी और तूफानियों से अच्छी तरह लड़ सकेगा। जी प्लीज। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बनाते हैं, कोई भी रिलेटेड हो सकते हैं, वेब डेवलपमेंट या कुछ भी,
ब्लॉकचेन या ये भी बहुत सारी नई नई चीज़ें चल रही हैं, तो उसको गवर्नमेंट बेसिस पे या कोई और ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, सही है। मगर अगर हम लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस पे जाते हैं तो उसको देखा जाता है कि अभी फ्रॉड्स जो चल रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तो ना तो हम लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ से ऊपर जा सकते हैं, ना सॉफ्टवेयर हाउसेस की तरफ से। तो इसलिए जो यंग जनरेशन है वो यही सोचती है यार कि हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है या फिर अभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम बाहर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर हमें वही टाइम और इन्वेस्टमेंट हर चीज़ यहीं पे लगाएंगे, उससे बेहतर वहाँ पे लगाएं। जी आप थोड़ा सा ना इस पर्सपेक्टिव के अंदर देखें कि हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की तो बात करते हैं, और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरह के सॉल्यूशंस क्या इंटरनेशनली ऑलरेडी अवेलेबल हैं? अगर वो अवेलेबल हैं तो वो हमारे सॉल्यूशंस के साथ किस तरह डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? का सवाल जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो क्योंकि नहीं मिलती है, इंटरनेट के क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पेपॉल का इशू यहाँ पे मौजूद है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में लाना और यहाँ से ले जाना का मसला है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादा बेहतर यही है कि आप दुबई में जाके या किसी और मुल्क में जाके कोई भी स्टार्टअप शुरू करना है वहाँ कर लें, वो आसानी है। हमें पता है कि 40 पाउंड के अंदर आप यूके में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप अभी शुरू हो, आपके आगे अगर लैपटॉप है 5 घंटे के अंदर आपकी कंपनी बन जाएगी। उसके साथ आपको आज जो है ऑनलाइन जो है उससे मिल ली है यूके की, वहाँ से जाके आपने जो है अपना बैंक अकाउंट बना लेना है, हो गया बिजनेस आपका यूके में। सिर्फ सोच से चेंज होगी चीज़ें। अगर आप गवर्नमेंट के पीछे लगे रहेंगे, गवर्नमेंट आके आपको कारोबार बेहतर बनाएगी तो आप कारोबार छोड़ दें। फिर बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरियल माइंड, इट्स अ फंक्शन ऑफ एटीट्यूड फर्स्ट। जो मैथमेटिकल आप देखते हैं लाग्रांजियन इक्वेशन सेट करते हैं, मास्टर्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। पॉसिबिलिटीज खुद खुल जाएंगी आपके लिए। सो हमने कोशिश यही की है शो के तहत, रिजवान भाई इज वेरी काइंड कि हम इसको आज आपके सामने लेकर आए कि आपको वो इनिशियल पॉसिबिलिटीज खोल के दें। सो द लाइन ऑफ थिंकिंग हैज टू चेंज कि यार मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे यहाँ मुश्किलात। यूएस में भी फैजान भाई, यूएस में भी कंपनी खुल जाती है, बिल्कुल अब बहुत आसानी से खुल जाती है। $150 के अंदर मुश्किल से आपकी कंपनी खुलेगी। अगर आपको ओवरऑल कुछ भी करना है, सब कुछ बढ़ा चढ़ा के भी $400 मैक्सिमम। चैलेंज वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो जाना ही वहीं चाह रहे हैं ना कि यार वहीं जाके कर लो, देखिए यहाँ बैठ के कंपनी ना खोलो। मैं तो ये आपको बोलूँगा यहाँ बैठ के खोलें। वजह क्या है कि देखिए हमारे पास जो यहाँ पे आसानियाँ हैं, जो आराम है ना, यहाँ पे मैं ड्राइवर भी रख सकता हूँ, घर में नौकरानी भी रख सकता हूँ, घर पे अम्मी अब्बा के साथ रहे हुए हैं, वहीं पे खाना भी मिल जाता है मुफ्त का, चीज़ें सस्ती हैं। आप यहाँ पे जो रिसोर्स आपको मिलेंगे 1.5 लाख रुपए में, बाहर अगर आप जाएंगे आपको शायद 4 गुना ज़्यादा उसको पैसे भरने पड़ेंगे। बैक ऑफिस दोबारा घूम फिर के आपने यहाँ पे खोलनी है या तो फिलीपींस में खोलनी है। यहाँ पे बैठ के मैं उस दिन हैदराबाद के 2 बच्चों से मिला, 18-19 साल के थे 2 बच्चे, महीने के 20 लाख रुपए कमाते हैं। सारे क्लाइंटेल उनके बाहर बैठे हुए। क्या मैंने कहा जी जेब में कितने डाले? कहते हैं 50%, यानी 10 लाख रुपए वो जेब में डालता है बच्चा। वो कलफ लगी हुई शलवार कमीज़ के अंदर बड़े मज़ेदार तरीके से आया। मैंने कहा यार मैं लानत तो हमारे ऊपर है कि हमने कुछ नहीं किया। एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ मैं। तो आई थिंक ये बहाने ख़त्म कर दें। एक होती है टू डू लिस्ट कि ये करना है, जैसे बाकर करें, नॉट टू डू लिस्ट बना लें। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉक सेइंग मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो बनाए कि मेरे पास क्या क्या मौजूद है। पॉजिटिव माइंडसेट लेके आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और जो आखिरी इनकी बात थी ना, जो कह रहे थे कि जी ईगो का मसला है, तो जी मेरी फेवरेट पोएम है, मैं हर महीने में 1-2 दफ़ा पढ़ लेता हूँ। पहला शेर उसका क्या है? बैठ जाता हूँ मैं मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। तो ईगो निकाल लें, सब कुछ हो जाएगा। और इकबाल ने भी कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अच्छा, ये जो आपने गवर्नमेंट की बात की है ना, देखिए गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट ने लास्ट गवर्नमेंट ने भी एक जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और अभी भी जो प्रोग्राम है उसके तहत आपको लोन्स मिल सकते हैं। और उसमें ये हो सकता है कि जनाब के लोन जो मिले उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन हो सकते हैं। गवर्नमेंट उस लिहाज से सपोर्ट कर सकती है। डिफरेंट इनिशिएटिव्स के अंदर अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करते हैं तो वो जो है सामने ला सकती है। लेकिन उस तरफ देखने के बजाय मैं समझता हूँ कि आपने अपने आप को खुद मनवाना होगा। आप इस तरह से मनवाएं कि आपको गवर्नमेंट को रब्ता करने की ज़रूरत ना पड़े, गवर्नमेंट आपसे रब्ता करे, गवर्नमेंट आपके पास तलाश करती हुई आए कि जनाब ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा, जिसने सवाल किया था, कहाँ है? अब्दुल रहमान। गवर्नमेंट ढूंढती हुई आए कि कौन है कराची के अंदर अब्दुल रहमान, उससे मिलना है, उससे बात करनी है, उसने कुछ हैरत अंगेज काम किया। अच्छा जी, ये जो अभी शो हम की बात कर रहे हैं कैश काउ की, इसके कुछ एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं। उन एपिसोड में क्या हुआ ये जानना चाहेंगे आप? कि कुछ कोई स्टोरी भी तो सुनना चाहेंगे ना भाई, आपके अभी की सक्सेस स्टोरी क्या है? जो लोग आए अपना आइडियाज़ लेकर, तो उनको कुछ मिला भी इस शो से या नहीं मिला? ये दिलचस्प सवाल है। तो ये जानेंगे हम ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान में हाजिर खिदमत है। आज हमें फास्ट यूनिवर्सिटी में आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करें कैश काउ के हवाले से। बाकर साहब फरमाइए, अभी तक जो आपने शोज रिकॉर्ड किए हैं उनमें क्या हुआ, क्या मिला लोगों को जो अपने नए स्टार्टअप लेके आपके पास आए? आई थिंक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। आई वुड लाइक टू शेयर 1.5 करोड़ से ऊपर तक की फंडिंग हुई है स्टार्टअप्स को। सो जो फंडिंग भी हुई है प्लस बड़े बिजनेसमैन आपके कस्टमर्स भी बने हैं। So, और जस्ट इन 2 और 3 एपिसोड जो इन 2 और 3 एपिसोड्स, और उसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एज एन एडवाइजर ऑन बोर्ड आए हैं और कहा है कि हम आपके जो है ना बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें। सो एक 3 चीजों का मुरक्कब है। कुछ हमें बताया ना कैसे आइडियाज किस तरह के हैं? मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैं बच्चों को आपको दे देता हूँ जो पार्टिसिपेंट हमारे पास आए हैं, जिनको पहले स्टार्टअप में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कितनी फंडिंग मिली है, बट उनकी स्टोरी सुनते हैं ताकि आपको पता लगेगा कि भाई नोट नहीं चाहिए आपको बिजनेस को टेस्ट करने के लिए। जी मेरा नाम सैफुल्ला है और मैं NED यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। मेरा मास्टर्स बेसिकली NED यूनिवर्सिटी से है इन टेलीकम्युनिकेशन। और जो मेरा आइडिया था वो बेसिकली है कि आपका लैपटॉप अगर ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसकी बैटरी ख़राब हो जाए या उसकी आपकी स्टोरेज भर जाए तो आपका स्टेप सीधा है कि आप जाते हैं मार्केट और मार्केट जाके आप उसको रिपेयर कराते हैं, और अगर उसमें कोई इशू आ जाता है तो आपको 2 दिन या 3 दिन के लिए लैपटॉप वहीं पे छोड़ जाना पड़ता है। हम कहते हैं आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपके पास आएंगे, आपका लैपटॉप आपके सामने ठीक करेंगे, जो इशू है वहीं पर ही डायग्नोज करके वहीं पर ही आपका लैपटॉप ठीक करके हम आपसे अपनी फ़ीस लेके हम चले जाएंगे। ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल। नहीं तो आइडिया तो ये है, लेकिन इसमें आपको हेल्प क्या चाहिए थी? हेल्प देखें, इसमें जो हेल्प चाहिए होती है, इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो है कि आप मार्केट का प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं। तो मैंने इसको अपने आइडिया को सबसे पहले वैल्यूएट किया था 100 कस्टमर्स पे। ठीक है, बिफोर गोइंग टू कैश काउ शो मैंने अपने आइडिया को जो है वो 100 कस्टमर्स के ऊपर एवेल्यूएट किया, और एवेल्यूएट करने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर जो है वो बिजनेस बन सकता है कि नहीं बन सकता ये है। बस यहाँ पे रुकिएगा। इसके लिए आपको कोई पैसे चाहिए थे 100 कस्टमर पे, या आपने बिस्मिल्लाह करके कर दिया? ये लोग समझते हैं बहुत पैसे चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, और मैं जो है वो सीधा मैं अपने बाइक पकड़ी और चला गया। सो NED ग्रेजुएट बाइक पे रोडों पे निकल रहा है, घर कंप्यूटर सही कर रहा है, और ऑनलाइन आपने लीड ऑनलाइन कितने की कैंपेन रन की थी आपने? जो कैंपेन है वो हमने 10,000 रुपए की सिर्फ कैंपेन रन 10,000 रुपए की कैंपेन रन की, और कस्टमर आना शुरू। 50 रुपए का हमें एक कस्टमर पड़ता है। जबरदस्त फैसिलिटी है ना। आजकल सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों का टाइम बचना है। अगर किसी का टाइम बच रहा है क्योंकि ट्रैफिक जैम में से और घर में उसका बैठे सिर्फ काम टाइम हो रहा नहीं है, बेसिकली डिवाइस और डेटा की सिक्योरिटी भी है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके डिवाइस के अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स निकाल रहा है। जी। और फरमाएं, और किस तरह के आइडियाज हैं? एक स्टार्टअप था अस्कुर, वंडरफुल लेडी, शहद बनाती थी गिलगित बल्तिस्तान से, वो आई स्टार्टअप हमारे शो के अंदर। वो एक मैसिव तकरीबन 1.5 करोड़ के कस्टमर ऑनबोर्डिंग करके गई हैं हमारे शो से, प्लस उनकी पैकेजिंग के इशूज थे वो हमने सॉल्व किए हैं। अच्छा, आप इससे आपको इंटरेस्टेड है कि जो कैश कॉम में जाना चाहते हैं अपना आइडिया लेके? हम जो जनरेशन है हमारा बेसिकली पढ़ाई में ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको इतना इजी बना ले। जब हम लोगों के क्विज़ होते हैं हम लोग सर से बस यही बोल रहे होते हैं, सर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बता दें कि किस टाइप का आएगा। माय आइडिया बेसिकली इज़ कि आप अपनी बुक की PDF फॉर्म डालें, आप क्विज़ जनरेट करेंगे उससे, पेज नंबर की ड्यूरेशन में या चैप्टर के ड्यूरेशन पे या टॉपिक के ड्यूरेशन पे। डिफ़िकल्टी लेवल आप अपने हिसाब से सेट करें, टाइमर आप अपने हिसाब से लगाएं, फिर आप उस पर टेस्ट दें। इसमें फैसिलिटी ये होगी कि आप ना दूसरे टैब वगैरह पे नहीं जा सकते, आप उस पे स्टक हो गए। अगर आप टैब स्विच करोगे आपके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। ये चीज़ पे के बेसिस पे आपका क्विज़ एवेलुएट होगा, और आपकी गलतियों के बेसिस पे आपको रेकमेंड करेगा कि आप कौन से टॉपिक में वीक हैं और वो टॉपिक आप बुक के कहाँ से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ बेसिकली स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके ऑल इन वन पैकेज बनाना चाह रहा था। ये बहुत अच्छा आइडिया है। स्टूडेंट्स ही बताएं, आइडिया अच्छा लग रहा है आपको? है आइडिया बहुत बेहतर है। तो इसमें आपको इसको प्रैक्टिकल करने के लिए क्या हेल्प चाहिए? हर चीज़ को छोटे लेवल पे करना चाहिए। ये आइडिया मैं एज अ स्टार्टअप लेके जाना चाह रहा हूँ, बट द डिफ़िकल्टी इज़ कि इसको बनाए कैसे। इसके पीछे 8 से 10 महीने की रिसर्च हम लोगों ने लगाई है। ये आइडिया मैंने 2 साल पहले सोचा था, इसको अब मैं एज अ FYP इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये जो 8-10 महीने की रिसर्च है, अब मुझे पता चल गई ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मैं इसको स्मॉलर स्केल पे कर रहा हूँ। मुझे जो स्केल पे तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होना चाहिए ना। तो यूनिवर्सिटी इसमें डॉक्टर साहब कुछ मदद फराहम करती है अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है इस तरह का आइडिया कोई लेकर आए कि ये पहले कि हम सिटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाएं, उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में हो जाए? सर बिल्कुल, अगर ये जिस तरह इन्होंने अभी बात की है, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है इनका,
उसमें बेसिकली इनके साथ 2 फैकल्टी मेंबर्स जो है वो एज ए मेंटोर अटैच हुआ हुए हैं। तो वो इनको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको टेक्निकल सॉल्यूशंस जो है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स जहाँ पे आ रही हैं वहाँ पे इनको सपोर्ट प्रोवाइड हो रही होगी। तो इनिशियल लेवल के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। फिर सेकेंडली हमारे कुछ जो ऐसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जिनका हमें लगता है कि हम इनको स्केल अप कर सकते हैं या इनको हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, तो डिफरेंट जो लोकल इंक्यूबेशन के हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पर फिर हम इनकी बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये वहाँ पर कम्पीट करते हैं। तो डेफिनेटली वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने प्रोसेस में जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ही वो इंक्यूबेशंस की तरफ जाते हैं वहाँ से डेफिनेटली उनको जो एडिशनल मेंटोरशिप चाहिए वो मिलती है, वो उनको जो है रिफाइन करती है। रिफाइन करने के साथ साथ फिर हम उसको एक प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट के तौर पे डेफिनेटली हम उसको इंक्यूबेट भी करते हैं। पाकिस्तान में जो और दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ से सपोर्ट मिलती है, और इसी तरह से ये जो कैश काउ है ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन ही इसे मैं समझता हूँ। तो आप समझते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लिंक करना चाहिए तमाम इंक्यूबेशन सेंटर से और इस शो से भी? डेफिनेटली मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करूँगा इस इनिशिएटिव को जो आप लोगों ने लिया है। ठीक है जी। फैज़ान साहब, आप समझते हैं कि ये शो जो है कैश काउ ये मसद क्या कर सकता है, मसद कोई और बहुत बड़ी चीज़, या ये जो पाकिस्तान में एक इजाफा हुआ है एक नई चीज़ का, ये क्या हेल्पफुल साबित होगा? देखिए, जो सबसे बेहतरीन बात इस शो के बारे में ना, बिकॉज दिस इज़ ऑन नेशनल टीवी। मसला क्या होता है, अभी तक लोगों के जहन में वही होता है कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, दैट इज़ अबाउट इट। इस शो की वजह से जब एक टीवी चैनल के ऊपर मासेस देखते हैं ना कि जी देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़, तब उनका माइंडसेट चेंज होता है। ये एक छन्नी किस्म का काम करना शुरू कर देगा जिसके अंदर 50 किस्म के आइडियाज़ आएंगे, 5 उसमें से निकलेंगे जो कहेंगे कि यार हमें फंडिंग भी मिली है, हमें हेल्प भी मिली है। उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री वो कहेंगे यार मेरे पास भी शायद एक ऑप्शन है, मेरे पास भी कोई आइडिया है, मैं भी शायद कुछ कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द मेन थिंग जो इस शो की वजह से वो होगा। और टेलीविजन पे आप आ रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं शो की वजह से, तो वैसे भी एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी उस आइडिया को। जी, जैसे आपने बात की कि माइक्रो लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए चीज़, ये बहुत अच्छी है। माइक्रो लेवल पे स्टार्टअप लेने में बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होती है, या वो सोचते हैं यार ये अब इतने छोटे लेवल पे हम ये काम शुरू करेंगे। तो काम जो है कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस माइंडसेट को कैसे? जी वक्त आई थिंक बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन। चले मैं आपके सवाल को इस स्टूडेंट की स्टोरी में डाल के आपको जवाब दूं। ये एक AI ट्यूटर बनाना चाह रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं LMS के साथ यूनिवर्सिटी के। अब ये डीमोटिवेट कब हो जाएगा बच्चा? सही है, कब ये डीमोटिवेट हो जाएगा, कब ये सोचेगा कि हाँ भाई ये तो कल्चर ही नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए, और आपका जो आर्गुमेंट है वैसी वैलिडेट होगा। मतलब कब होगा? क्या हमें करना है कि ये ऐसा नहीं हो? ऑलराइट, अगर तो यूनिवर्सिटी इसके साथ मिले, कोई $50-60 की ओपन AI की APIs हैं। जनरेटिव AI अब एज अ सर्विस यूज होती है, मतलब आपको खुद कोई वो नहीं करना, मॉडल नहीं ट्रेन करना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एज अ सर्विस आपको मिल जाएंगे। $60 यूनिवर्सिटी मिले, एक्सपेरिमेंट करे और डिपार्टमेंट मिलके उनको अपने LMS से एक माइक्रो लेवल के ऊपर माइक्रो सर्विस बना के इंटीग्रेट कर दे, और इनके मॉडल के ऊपर इनको फीडबैक दिया जाए पूरी क्लास मिलके, और इनको आगे प्रमोट किया जाए। हम इनको अपने शो पे लेकर आएंगे और इनको आगे प्रमोट करेंगे और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेशन डन हो करवाएंगे। गया, एक स्टूडेंट तो आपका डन हो गया जो कैश काउ में जाएगा। कोई- क्लैपिंग कर देंगे, जबरदस्त। ओके, क्वेश्चन ये है कि इसी तरह की इंकरेजमेंट अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, देखिए जरूरी नहीं है अभी AI ट्यूटर बनाने, AI ट्यूटर दुनिया में बहुत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये ना बनाएं। जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये कोई ऐसा एरिया निकाल लेंगे एक्सप्लोर करके जो कि मुनफरिद होगा, लेकिन उसके लिए एक्सपेरिमेंट तो करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये नहीं होगा, एब्सोल्युटली यू आर राइट, बच्चे ये बोलेंगे भाई जॉब कर लो जाके मल्टीनेशनल में और जान छोड़ो अपनी, क्यों टेंशन ले रहे हो? मसला है इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क। बिल्कुल रिस्क टेकर्स नहीं है लोग। जी फैजान साहब, देखें, रिस्क वाला, मैं भी जाके नौकरी कर, पहली चीज़ नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। घर के हालात देखें, अपना फ्यूचर देखें, उसके हिसाब से जो बेहतर लगता है वो करें। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। अगर एंटरप्रेन्योर भी आप बने, कंपनी खोलेंगे, तब भी तो नौकरी के लिए किसी को रखना पड़ेगा ना आपको। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि जी नौकरी मत करें, क्योंकि मुझे भी अपनी कंपनी के लिए किसी को हायर करना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहीं पे जाके नौकरी करता हूँ, कल को मेरा जो बॉस है उसको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी, मेरी बात अच्छी नहीं लगी, कुछ भी हो गया, उसे निकाल के 2 मिनट में मुझे निकाल देना है। रिस्क तो वहाँ पे भी है। तो माइट एज वेल टेक अ रिस्क ऑन योर सेल्फ। आपको ट्राई आउट करके देखें, अपनी चीज़ें नहीं चली कोई मसला नहीं है, 10 दफ़ा करें। मैंने कोई 7 किस्म के आइडियाज़ जो हैं बना के कभी लॉन्च तक नहीं किए,
क्योंकि जी मैंने कहा कि जी बेहतर नहीं चलेगा, पैसे नहीं मिले, आइडिया नहीं मिला, वॉट एवर द केसेस, लेकिन कोई शर्म नहीं आई उसके अंदर मुझे, तो आई डोंट थिंक कि वो शर्माना भी चाहिए या हिचकिचाना चाहिए। ठीक है जी, फरमाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैपिटल कंसिस्टेंसी और कस्टमर जो दे रहे हैं इसमें आपके लिए क्या है कि आप कंपनी में एक परसेंटेज लेंगे या रॉयल्टीज लेंगे, उसके बारे में गाइड करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम एज अ शो कंपनी में कुछ नहीं लेते, हम आपको इन्वेस्टर्स और एडवाइजर से कनेक्ट कर देते हैं। वो आपको एक चीज़ पिच करते हैं कि मैं चलें आपकी कंपनी में इतने फीसद शेयर लूँगा और इतने पैसे दूंगा, प्लस मैं आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दूंगा ताकि आपको इनिशियली स्केलिंग में मदद मिले, और एडवाइजरी बोर्ड आपके लिए तश्कील दूंगा ताकि आप वो गलतियाँ ना करें और साल बर्बाद ना करें जो हमने गलतियाँ करके सीख ली हैं। तो ये आपका और इन्वेस्टर और एडवाइजर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जिसमें आप म्यूचुअली कोई चीज़ डिसाइड करते हैं। और ये डिफरेंट हो सकता है, हाँ। किसी के साथ इक्विटी पे होगा, किसी के साथ किसी और तरीके से इस शो में एक दफ़ा जो मैं अस्कुर की बात कर रहा हूँ लेडी, उसमें कोई इक्विटी नहीं ली जजेस ने। उन्होंने कहा हम आपको जो है वो करोड़ से ऊपर के कस्टमर ला के देते हैं, कैंपेनिंग करते हैं आपकी, आप में इक्विटी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हम लेते ही नहीं आपके अंदर इक्विटी, आपकी सेल्स बढ़ाते हैं। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसके लिए इक्विटी लेगा, ठीक, उसके लिए वो उसके लिए इक्विटी लेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जी, ज़बरदस्त ख्यालात, सवालात आपके आए, क्लैपिंग होनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स के लिए। अपने शो के बारे में बाकर आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस ऑन दैट। पाकिस्तान को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा ख़ास तौर पर तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ को कि अपने कोर आइडियाज़ लेकर आएँ, हम बैठे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपके लिए कस्टमर्स, एडवाइज़र्स और इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड करने के लिए। सो अगर आप अभी भी ना उठ पाएँ तो कभी भी नहीं उठ पाएंगे। बिल्कुल। और ये अगर कोई नाउमीद है, किसी किस्म की मायूसी है, तो उसमें ये एक बहुत ज़बरदस्त रोशनी है जो आपको मिल रही है और आप कामयाब हो सकते। तो हमारे शो के अंदर, हमारा पाकिस्तान के अंदर भी हम कैश काउ को ज़रूर जो है दावत देते रहेंगे ताकि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो राब्ते में रहें और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता रहे। हम तो उनको बेनिफिट पहुँचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा।